हेलो। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो आज हम लोग प्रिंस जी से बात करेंगे। तो वो यहाँ पे ओएनजीसी में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। तो उन्होंने 1 साल पहले इस पोस्ट को ज्वाइन किया था और अभी वो ओएनजीसी में कार्यरत हैं। तो वो आज आपसे डिस्कस करेंगे कि ओएनजीसी में आप कैसे जॉब ले सकते हो, कैसे वो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि उनकी स्ट्रेटजी इसके पीछे क्या थी। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो मिस्टर प्रिंस कसाना है वो यूपी गाजियाबाद से हैं और उन्होंने अपनी बीटेक गाजियाबाद के ही एक प्राइवेट कॉलेज से की थी। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपनी शुरुआती जो शिक्षा थी वो गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट की थी। वो एक ऐसे स्कूल में जाया करते थे जहाँ पे बैठने के लिए कट्टा भी वो खुद ही लेके जाया करते थे, उस पर झाड़ू भी उन्हें वहीं खुद ही लगानी पड़ती थी। स्कूल में बच्चे खुद ही झाड़ू लगाया करते थे। सरकारी स्कूलों का हाल आप सभी को पता ही है। तो खुद ही साफ सफाई करते थे, खुद ही वहाँ बैठते थे और 6th-7th क्लास में जाके उन्होंने पहली बार ABCD सीखी थी। इसके बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की और उन्होंने एक प्राइवेट बीटेक कॉलेज से अपनी बीटेक कंप्लीट की गाजियाबाद से। फिर प्राइवेट बीटेक कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद उन्होंने गेट की अच्छे से प्रिपरेशन करके गेट में अच्छी रैंक अचीव की और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपनी एमटेक के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड किया। वहाँ से वो एमटेक कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने ओएनजीसी में जॉब ली, जो हमने आपको भी बताया, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की जॉब पे भी वो ओएनजीसी में कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बार्क, इसरो, ओएनजीसी, आईओसीएल, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी, इन सभी के इंटरव्यूज दिए हैं। तो आज वो आपसे इन सभी के इंटरव्यूज किस तरह से लिए जाते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो आपसे शेयर करेंगे। किस तरह की बुक्स आप पढ़ें, किस तरह के मतलब आपकी स्ट्रेटजी हो किसी एग्जाम या इंटरव्यू को निकालने के पीछे, वो सब में आज वो आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलेंगे प्रिंस जी के पास। तो प्रिंस जी, आपका बहुत बहुत पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज Morning, हम sir. Thanks sir, for inviting me to your channel. तो आप तो हमारे भाई बहनों को बताइए कि ओएनजीसी का, सबसे पहले तो हम जानते हैं ओएनजीसी का माहौल कैसा है और वो वहाँ पे पैसे कितने मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे जो भाई बहन है वो पैसे में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट ग्रेड की एक जॉब होती है जिसमें सैलरी अच्छी खासी होती है। अभी डिटेल में हमें प्रिंस जी बताएंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे बाकी पीएसयूज का होता है प्रोसेस, तो इसमें 60,000 अपनी बेसिक पे होती है, तो अराउंड 1 लाख के नेट सैलरी हर मंथ आती है। और बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे सब हर 3 साल में 1 लाख रुपए लैपटॉप के लिए मिलता है, जो अभी अपग्रेड होकर 1,10,000 हो गया है। हर 2 साल में 20,000 रुपये मोबाइल के लिए मिलता है, और ब्रीफ केस के लिए सारी। और बाकी होम लोन बिल्कुल सॉफ्ट रेट पे अराउंड 4 to 5% सिंपल इंटरेस्ट पे अराउंड 66 लाख मिलता है ऑफिसर्स को। और यूनिफॉर्म अलाउंसेस, बाकी बहुत सारे दुनिया भर के अलाउंसेस को एडअप करके 90 to 20 लाख के अराउंड इसका सीटीसी आता है। और रही बात इसमें सिलेक्शन की या उससे पहले गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करने की, तो मुझे लगता है कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, वो अपनी स्टैंडर्ड बुक से। तो मैं तो, जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक किया है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने कहीं ज्वाइन की कोचिंग वगैरह, किसी भी कोचिंग का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर किसी कोई अच्छी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो आप उसमें स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फॉलो करके और गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने बिल्कुल प्राइवेट यूपी के एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया है, जैसा सर ने अभी बताया। उसके बाद मैं 2017 में पास आउट हुआ वहां से, तो उसके बाद मैंने गेट का एग्जाम दिया, तो मेरी 7,000 रैंक थी। फिर मैंने नेक्स्ट बार फिर से दिया, तो मेरी रैंक में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, तो मैं नेक्स्ट ईयर 2018 में मेरी 6,000 रैंक थी। उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं आ रही, और फिर से मैंने एक बार अटेम्प्ट सोचा कि एक अटेम्प्ट और दे देता हूँ, तो उसके बाद मेरी 277 रैंक रही गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद तमाम पीएसयू से और आईआईटी से और आईआईएससी से कॉल आया, तो मैंने एमटेक करना आईआईएससी बेंगलोर में चूज किया, और वहाँ मैं एमटेक कर रहा था। उसी के दौरान मैंने ओएनजीसी वगैरह के इंटरव्यू दिए, वाईजैक स्टील, बार्क स्ट्रॉ वगैरह के, तो मैं ओएनजीसी को मैंने प्रीफर किया। तो अभी मैं ओएनजीसी में एडब्ल्यू की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। ओके प्रिंस जी, तो आप ये बताइए कि जो आपने गेट की प्रिपरेशन की उसके लिए आपने क्या फील किया, क्योंकि जैसे आपने जब 2016 में फर्स्ट टाइम गेट दिया होगा, जब आप जी बताए थे 7,000 के आसपास रैंक आई थी, तो
तो उस टाइम आपने, अब आप प्राइवेट कॉलेज से थे तो आपने कोचिंग वगैरह भी ली होगी, तो ये कोचिंग एक ली। बार, हाँ एक बार आपने अगर कोचिंग ले ली तो क्या उसके बाद तो आपने सेल्फ स्टडी की होगी, तो फिर आपका जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या बताना चाहोगे कि सेल्फ स्टडी ज्यादा अच्छा रहता है या कोचिंग करना ज्यादा अच्छा रहता है? नहीं, अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अबव एवरेज स्टूडेंट है और 4 साल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 1-2 साल भी खराब किया है, या कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कट थ्रोट कंपटीशन है अभी, तो अब एक एक 2-2 नंबर से सिलेक्शन से छूट जाते हैं, तो मेरी तो यही सलाह रहेगी ज्यादातर बच्चों को कि अगर वो सेल्फ स्टडी से कर पा रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर और इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खुद से, तो कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। 3rd ईयर या 4th ईयर में वो कोचिंग स्टार्ट कर दें। उससे पहले वो अपना सारा सिलेबस स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट कर लें और गेट पीवीएससी के क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। उसके बाद मेडिजी वगैरह या एस अकेडमी या जो भी कोई अच्छा कोचिंग सेंटर हो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भगवान पे भरोसा रखो और अच्छे से तैयारी करो। अच्छा, तो प्रिंस जी आपने जैसे 2 बार तो बार्क का इंटरव्यू दिया है, इसरो दिया है, एक बार ओएनजीसी दिया है, आईओसीएल, एनपीसीआईएल, लगभग सभी पीएसयूज आपने कवर की, तो बार्क के एग्जाम, बार्क के इंटरव्यू के लिए और ओएनजीसी के इंटरव्यू के लिए कोई आपकी टिप्स या किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं? और देखो, ओएनजीसी का और बार्क का इंटरव्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है। बार्क का इंटरव्यू प्योर टेक्निकल होता है और दैट इज कंसिडर्ड एज टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ इंडिया इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम। तो अराउंड 40 से 50 मिनट तक का इंटरव्यू चलता है बार्क का। तो कोई उसमें एचआर, कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, प्योर टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। तो तुमको कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत है नहीं। जो तुमने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा होगा वो, उसका तुम्हारा सब्जेक्ट का कितना डेप्थ में तुम सोच सकते हो, उन सब चीज़ों को वो पूछते हैं। और इसमें बार्क का एग्जाम निकालने के बाद आपको एमटेक करने के लिए भाभा एटॉमिक में एमटेक कराई जाती है वहीं पे। तो आपको बहुत अच्छी पोस्ट है, ये गजेटेड पोस्ट है, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट मिलती है इसमें, साइंटिफिक ऑफिसर की। बाकी ओएनजीसी में इंटरव्यू 15 से 20 मिनट का होता है। उसमें there are some HR personal questions and some technical questions and all and related to ONGC questions are there। तो उसके बाद मेडिकल होता है। तो इस तरीके से अगर हम ONGC की बात करें तो आउट ऑफ 100 60% इज वेटेज होता है गेट का, और 15 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। तो ये एड ऑन होके हो जाता है 75 मार्क्स। रेस्ट 25 मार्क्स आर फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने पीएचडी की हुई है उसके बाद आप ओएनजीसी के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपको 25 में से 25 मिलेंगे। परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एजुकेशन क्या आपके पास डिग्री क्या है वो है। लेकिन अगर आपने बीटेक या एमटेक किया हुआ है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे होता है सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें एक्चुअली मैंने भी अप्लाई किया था जब मैं अपना यहाँ पे पीएचडी ज्वाइन किया था, उसी ईयर मैंने भी अप्लाई किया था, तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल भी आया था। तो ओके। उस टाइम मैंने देखा था 60% वेटेज इन्होंने वो अपने गेट का स्कोर रखा था। उसके बाद इन्होंने 25% एजुकेशन का रखा था, जिसमें अगर मैंने एमएससी किए हुए तो 20 मार्क्स वहां से मिले थे। 15% मार्क्स इन्होंने इंटरव्यू के रखे थे। लेकिन उस साल से इन्होंने मतलब फिजिक्स से लेना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था जियो फिजिसिस्ट में। हाँ, जियो फिजिक्स की जो हाँ ब्रांच होती है, तो अभी ये लोग सर, फिजिक्स से लेना इन्होंने बंद किया हुआ है। इससे बंद किया हुआ है। अभी केमिस्ट्री से आप एमएससी अगर आपने की हुई है, केमिस्ट्री से ज्वाइन कर सकते हो आप जियो। में तो वो भी E1 लेवल पे क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट पे आता है उसका भी। और उसका भी सेम सैलरी स्केल होता है जैसा बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो प्रिंस जी आप ये बताइए, जैसे आपने एक प्राइवेट कॉलेज से गाजियाबाद से बीटेक करी, तो उसके बाद आप जी। में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आप ओएनजीसी बार्क वगैरह के लिए सोच पाए? क्योंकि कंपटीशन हमारे देश में इतना ज्यादा है कि जो अच्छे अच्छे आईआईटी से हर साल पता नहीं कितने सारे बच्चे निकलते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर आप एक अपने मैकेनिकल ब्रांच की अगर बात करो, तो एक जो आईआईटी होती है उसमें मिनिमम इसकी 50 से 60 सीट्स होती हैं एक बैच के अंदर। और अगर बात करें, अगर हम हमारे ऑल इंडिया अभी लगभग 23-24 आईआईटी खुल चुकी हैं। और तो अगर अब सभी की अगर हम बात करें तो ऑल एन एवरेज हर साल मतलब 2-3 हजार मिनिमम बच्चे आपके मैकेनिकल ब्रांच से आईआईटीज से निकलते हैं। उसके बाद एनआईटी आती हैं, उसके बाद बढ़िया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आती हैं, उसके बाद अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस का नाम आता है। तो आप में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आप उनको compete करके उनके साथ कंपटीशन करके बार्क ओएनजीसी में जा सकते हो? देखिए, हाँ ये बात आप सही बोल रहे हो। जब बीटेक में ज्वाइन किया उसके 1-2 साल तक तो ऐसा ही लगता रहा कि हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं, हमारा कोई लेवल ही नहीं है। अगर क्योंकि आईआईटी के स्टूडेंट्स भी और एनआईटी के स्टूडेंट्स भी साथ सभी लोग गेट का पेपर देते हैं। तो
बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डाउन रहता था इस चीज को लेके कि हमारा कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता था कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो जब मैं सेकंड ईयर में था तो ऐसा कुछ हुआ कि हमारे कॉलेज के एक सीनियर हैं, फाइनल ईयर में थे तब उस टाइम पे वो, तो उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 मैकेनिकल में थी उनकी। तो तब हमने उनसे बात की तो हमको लगा कि जब हमारे साथ का जो हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो ऑल इंडिया रैंक 2 ला सकते हैं, तो हम 200 ले आएंगे, कुछ तो लेके आएंगे। तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिला, तो फिर हमने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर बहुत अच्छे से मेहनत की। तो उसी की, और फैमिली का और बाकी टीचर्स का सबका सपोर्ट तो रहता ही है, और अपने आप को योगा मेडिटेशन तो हमेशा करते रहो जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहे। तो उसके बाद ये ख्याल आया कि हम भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो ओएनजीसी की जॉब है इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि किस तरह का काम जो आपकी पोस्ट है इसमें करना होता है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, मतलब जैसे नई नई जगह देखने का, नई नई जगह घूमने का। देखिए, अपनी जो ओएनजीसी में ये पर्टिकुलर लोकेशन जैसे देहरादून है, अहमदाबाद है, महसाना गुजरात में ही है, और असम में है तुम्हारा बहुत सारी, और मुंबई में है ग्रीन हिल्स वहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि टेक्निकल, अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत सारा टेक्निकल काम है। कोई बहुत ज्यादा पब्लिक पब्लिक डीलिंग नहीं है, तुमको अपना प्योर टेक्निकल काम में अगर इंटरेस्ट आता है तो तुम यहाँ बहुत ज्यादा खुश रहोगे। लेकिन शुरू के 4-5 साल हो सकता है कि तुमको फील्ड पोस्टिंग तुमको मिले तो तुमको मे बी कि वो थोड़ा टफ लगे, पर ओवरऑल यू विल एंजॉय हियर इन ओएनजीसी। ओके ओके ओके। और आपने ये जो जैसे ओएनजीसी का जो इंटरव्यू होता है और जो आपने बाकी पीएसयूज के इंटरव्यू अटेंड किए थे, आईओसीएल है, एनपीसीआईएल है, एनटीपीसी एनटीपीसी है, इन सब के इंटरव्यू में कोई डिफरेंस या लगभग सेम टाइप का इंटरव्यू इनका होता है? देखिए, ओएनजीसी के इंटरव्यू में क्या होता है कि इसमें सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होता है, लेकिन अगर तुम आईओसीएल की बात करो तो उसमें पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, और ग्रुप टास्क भी होता है। तो ये टोटल ओवरऑल मेरिट बनती है आईयूसीएल में। उसमें सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे नहीं होता है, और उसमें एचआर रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होते हैं इन कंपेरेटिव टू ओएनजीसी। तो लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस है बस कि जो उसमें गेट का वेटेज 85% होता है आईयूसीएल में, और 10% का इंटरव्यू का होता है, और 5% का जीडी और जीटी का होता है। लेकिन हमको ये इम्पोर्टेंट, एक बात इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो आईयूसीएल का जो वेटेज है 85% वो गेट मार्क्स का है, लेकिन ओएनजीसी में जो गेट का वेटेज है 60% वो गेट स्कोर का है। तो ओके। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा, किस चीज का, मार्क्स का या स्कोर का, किसका वेटेज लेना है। तो ये है। गेट। बाकी एनटी का इंटरव्यू प्योर टेक्निकल होता है, एचआर राउंड भी होता है उसमें, लेकिन आई थिंक एनटीपीसी के इंटरव्यू के लिए ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है इन कंपेरेटिव टू अदर पीएसयूज। अच्छा, एक और कंपैरिजन जो मुझे लगता है कि हमारे भाई बहनों को पता होना चाहिए कि अगर आप बार्क के लिए आप अप्लाई करते हो या जैसे डीआरडीओ भी गेट के थ्रू बुलाता है, तो डीआरडीओ जब गेट के थ्रू बुलाता है तो वो अपना एग्जाम भी लेता है ना? जी। लेकिन शायद ओएनजीसी, इसरो, ये एनपीसीआईएल जितने भी पीएसयू हैं ये कोई एग्जाम नहीं लेते हैं, सीधा इंटरव्यू लेते हैं। नहीं, वो इसरो का आपने नाम ऐड कर दिया सर इसमें, तो इसरो तो नहीं है, पीएसयू नहीं है इसरो। हाँ, इसरो मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज वो है। गवर्नमेंट। तो इसमें अगर तुम डीआरडीओ के लिए अगर हम देखते हैं तो उस डीआरडीओ का खुद का भी एग्जाम होता है और गेट से भी लेता है वो। तो दोनों का कुछ परसेंटेज होता है कि इतने उसको गेट से लेने हैं, इतने उसको खुद के एग्जाम से लेना है। तो वो एक तरीके से अगर हम देखें, जिन बच्चों का गेट का एग्जाम बिगड़ गया है तो उनको सेकंड अपॉर्चुनिटी देता है, बार्क भी देता है ये, और डीआरडीओ भी, दोनों का खुद का भी एग्जाम होता है और गेट से भी लेते हैं। तो ये डबल अपॉर्चुनिटी मिलती है। और साथ में अगर तुम बार्क वगैरह का इंटरव्यू देने जाओगे, बाकी किसी भी पीएसयू का इंटरव्यू देने जाओगे, तो अच्छा खाना मिलता है वहाँ इंटरव्यू से पहले, और थर्ड एसी का टिकट भी मिलता है, उसका पैसा मिलता है वहाँ पे। तो उसमें बेफिक्र होकर जाएं, मस्त जाएं। मुंबई में मोस्टली इंटरव्यू होता है बार्क का, और आईयूसी वगैरह के तो कई सारे सेंटर्स हैं वहाँ पे इंटरव्यू होता है। ओके। यू विल फील कि कोई एग्जाम निकाला है। जब वहाँ पे जाओगे किस तरीके से तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे, तो बहुत ज्यादा प्राउड फील करोगे कि हाँ कुछ तो किया है लाइफ। अच्छा, एक चीज जो मुझे अभी पूछनी थी, हमारे भाई बहनों में काफी भय बना हुआ है इस चीज को लेके कि जैसे बार्क है, इसरो है, डीआरडीओ है, कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जी। कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन जितने भी ये पीएसयूज हैं इनमें गवर्नमेंट का कुछ परसेंट हिस्सा है और बाकी कुछ प्राइवेटाइज है। तो उनको लगता है कि आज अगर हम ये जॉब ले लेंगे तो कल शायद छिन सकती है, कल ये शायद प्राइवेटाइज हो सकती है। तो इसके बारे में आपका कोई ओपिनियन, मतलब? हाँ, देखिए, जैसे अगर मैं ओएनजीसी की बात करूँ तो ओएनजीसी का तो अभी प्राइवेटाइजेशन होने का कोई अभी मतलब है नहीं।
और अभी आने वाले 15-20 सालों में तो नहीं हो रहा है। लेकिन बात क्या है कि अगर ओएनजीसी का प्राइवेटाइजेशन हो भी जाएगा, जो कि हो नहीं रहा है, लेकिन वहाँ यहाँ के एग्जीक्यूटिव को तो फायदा ही रहेगा, क्योंकि जो स्किल्स हमको ओएनजीसी सिखाती है उससे हमारी वैल्यू हमेशा बढ़ती ही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमको तो अगर प्राइवेट कोई ओनर आएगा भी तो हमको तो वो भी उसको भी रखना ही पड़ेगा और सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, तो हमको कोई ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ठप हैं उनके लिए कुछ दिक्कत हो सकती है कि प्राइवेट हो जाए तो उनको निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे जो ग्रेजुएट ट्रेनी है उनको इतना ज्यादा डर है नहीं जो यहाँ काम कर रहे हैं। बाकी पहले तो मैं भी सोचता था ज्वाइन करने से पहले कि प्राइवेटाइजेशन ना हो जाए, क्या होगा जॉब का। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की कोई नेगेटिविटी फैलाने की हमको कुछ जरूरत है नहीं, और ना ही कोई नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है। और दूसरी बात यह है कि ओएनजीसी इतनी बड़ी कंपनी है कि किसी प्राइवेट प्लेयर्स के इवन 20 कंपनीज भी अगर एक साथ मिलकर इसको परचेज करने की कोशिश करें, प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करें, तो इतना इजी नहीं है इसको प्राइवेट करना। ओके। तो उसमें डरने की, बेखौफ होकर आप ओएनजीसी ज्वाइन कर सकते हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट है यहाँ पे। तो और आप साथ में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे स्पॉन्सर बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को करती है। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आपको ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं है, सारी केयर टेकिंग ओएनजीसी करेगी खुद से, और आप किसी भी नेशनल लेवल गेम में इजीली जा सकते हो। अगर आपको कोई, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे विराट कोहली, सहवाग, गौतम गंभीर है, ये सारे ओएनजीसी ने ही स्पॉन्सर किए हैं। ओके। तो आप मौका मिलता है अगर आप यहाँ वर्क करते हो। ओके। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जितना आपका गवर्नमेंट जॉब में आपका जॉब की सिक्योरिटी है, आप उतना ही सिक्योरिटी यहाँ पे भी मान सकते हो, या आप, बिल्कुल, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। तो और कोई लास्ट में आप अपने भाई बहनों को कहना चाहोगे इसके बारे में, कोई अच्छी चीजें बताना चाहोगे जिससे वो यहाँ के लिए मोटिवेट हो सके? देखिए, मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि हम इस बात को दिमाग से निकाल दें पहले कि प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं होगा। अभी गेट की स्टडी मतलब तुम टेक्निकल पढ़ रहे हो, टेक्निकल के साथ साथ और बहुत सारे एग्जाम्स भी आते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है, डीआरडीओ का एग्जाम है, इसरो का एग्जाम है, तो सारा इसी से आता है। तो तुम ये बात मन में ना रखते हुए, क्योंकि एक कहावत हमने सुनी होगी कि बेगर्स हैव नो चॉइस। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि पहले गेट की तैयारी अच्छे से की जाए, वो एग्जाम निकाला जाए, तब ज्वाइन करने का नंबर आएगा, तब हम इस बारे में एक डिटेल डिस्कशन कर लेंगे कि प्राइवेटाइजेशन में कौन सा चॉइस तुमको पहले नंबर पर रखनी चाहिए, कोई कौन सी दूसरे नंबर पर। तो अभी मुझे लगता है कि इस बारे में डिस्कशन करने का कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमें यही सोचना चाहिए कि जितना आप गवर्नमेंट सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, जितना वहाँ पे आपकी जॉब की सिक्योरिटी, उतना ही यहाँ पे भी जॉब की सिक्योरिटी है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास ही ज़्यादा शेयर इनके हैं। जी, ओके। तो प्रिंस जी, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम भगवान से बहुत बहुत कामनाएं करेंगे। और आप इतनी अच्छी जगह पे हो, आपने हमारे भाई बहनों को इतना इतना थैंक यू ONGC के सर, बारे में थैंक बताया, यू। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है। इस मीटिंग को अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं।